गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैम बहुत बढ़िया है, बहुत मज़े से ज़िंदगी कट रही है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज अपन अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल अबाउट लॉ। अगर मैम मुझे लॉ एज अ करियर चूज करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में एक ब्रीफ ले लेते हैं कि अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लॉ होता क्या है। इसके बाद उसमें एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या पढ़ना पड़ता है, जो आपके टॉप की लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं इंडिया में, अब्रॉड में, प्राइवेट कौन सी है, गवर्नमेंट कौन सी है। इसके बाद 5 साल का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिससे कि आपको एक बैचलर डिग्री मिलेगी प्लस एक प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी, वो क्या होती है, आप एडवोकेट कैसे बनते हो, आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं और आपके स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, विच इज लॉ होता क्या है। तो लॉ का मतलब होता है अ सेट ऑफ रूल्स विच आर प्री डिसाइडेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस। मतलब कि कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। अब आप मेरे से पूछोगे कि मैम अगर हर चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है, अगर कोई केस है जिसमें कि ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कौन सही है कौन गलत है, तो फिर एक लॉयर की ज़रूरत आती कहाँ है। तो इसके लिए अपन थोड़ा और लेमैन लैंग्वेज में जाएंगे कि अपने को अगर सारी चीज़ें पहले ही पता है तो फिर लॉ की रिक्वायरमेंट है कहाँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है एक्स और ये एक बंदा है वाई। अब इनके सामने अगर मैं ये डायग्राम ड्रॉ करती हूँ तो एक्स क्या बोलेगा, मैंने क्या बनाया है 9, और वाई क्या बोलेगा, मैंने क्या बनाया है 6। तो अगर हम देखें तो दोनों का ही नज़रिया सही है और दोनों की बातें सही हैं। तो कभी कभी बहुत सारे लाइफ के सिचुएशंस में ऐसा होता है कि एक इंसान ज़्यादा सही होता है, एक कम सही होता है, एक ज़्यादा गलत होता है, एक कम गलत होता है। उन सारे सिचुएशंस में या फिर एक सही होता है और एक गलत होता है लेकिन वो मानना नहीं चाहता कि वो गलत है। तो इन सारे सिचुएशंस में रोल प्ले करता है लॉयर, जो आपका प्लेंटिफ है और जो आपका डिफेंडेंट है, इन दोनों के तरफ से केसेस प्रेजेंट करता है और फिर जो जज है वो फैसला सुनाता है कि कौन ज़्यादा सही है या कौन गलत है। अब तो ये तो हो गया कि लॉ होता क्या है। अब अपन आ जाते हैं कि मैम समझ गया, मैं 10th में हूँ, 12th में हूँ, मुझे आप ये बताओ कि मैम जाऊँ कैसे इस फील्ड में। तो जाने के आपके सिंपल से 3 एंट्रेंस एग्जाम है जो उतने सिंपल ऑब्वियसली नहीं है। तो सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अब अगर मैं कंपेयर करूं क्लैट को बाकी के अपने एंट्रेंस एग्जाम से तो डिफरेंस क्या है, क्लैट में, आईलेट में, एलसेट में, इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो बेटा ये सारे ही आपके लॉ के एडमिशन एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है। डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर पे और इनके एडमिशन पे। फॉर एग्जाम्पल क्लैट जो है ये आपको 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जो इंडिया की है उनमें एडमिशन दिलाता है। ये सारी जो NLUs हैं ये गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेटेड हैं। इनका जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 लाख पर एनम रहता है। साल भर में अप्रॉक्सीमेटली 50,000 बच्चे अपीयर करते हैं, 2300 सीट होती है। तो ये था अपना क्लैट। क्लैट होता क्या है, 1 इन ईयर आपका क्लैट का एग्जाम होता है, साल में एक बार होता है, 50,000 बच्चे अपीयर करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2300 सीट होती है। टोटल कितने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, 22। और सबसे ज़्यादा जो रिकॉग्नाइज्ड है, सबसे ज़्यादा जिनमें लोग जाना चाहते हैं वो कौन से हैं, ऑब्वियसली टॉप 10। अब तुम्हारा आईलेट क्या करते हैं। तो अगर मैं नेशनल यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की बात करूं तो वो बोलता है कि मुझे क्लैट से थ्रू नहीं लेना है, मैं एक काम करता हूं, मैं अपना एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम रखता हूं। तो उसी सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम को हम बोलते हैं आईलेट। अब अगर आप आईलेट में टोटल होते हैं 70 सीट। अब अगर आप आईलेट में रैंकिंग लाते हो तो आपको NLU दिल्ली में एडमिशन मिलता है। अब आ जाते हैं एलसेट पे। एलसेट क्या होता है, तो एलसेट भी अपना एंट्रेंस एग्जाम ही है। वो बहुत सारे, अब ये तो हो गए गवर्नमेंट कॉलेजेस, अब हर बच्चे को तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता। तो अब आते हैं अपने प्राइवेट कॉलेजेस। तो एलसेट जो है ये प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने में हेल्प करता है, जैसे कि आपका जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल हो गया, ICFAI लॉ स्कूल हो गया,
तो ये सारे जो लॉ स्कूल्स हैं ये LSAT के स्कोर को वैलिड मानते हैं और उसके थ्रू आपके एडमिशन लेते हैं। अब क्लैट की अगर मैं बात करूं तो क्लैट में आपको पढ़ना क्या क्या पड़ता है। अगर मुझे क्लैट का एंट्रेंस देना है आफ्टर 12th तो मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद मुझे लीगल ऑब्वियसली, उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर जिसको हम बोलते हैं मैथ, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, साल भर में जो जो घटनाएं हुई हैं उनसे रिलेटेड बातें। तो ये 5 चीज़ों के बेसिस पे आती है आपकी क्लैट की रैंकिंग। अब अपन आ जाते हैं कि मैम ठीक है, मैं समझ गया कि मेरे को क्लैट देना है, आईलेट देना है, मेरा रैंकिंग आ गया, मेरा स्कोर भी आ गया और मेरे को एडमिशन भी मिल गया, लेकिन मैम मैं किस कॉलेज को टारगेट करूं? कौन सा कॉलेज है जो टॉप माना जाता है, जिनसे अगर मैं ग्रेजुएशन करूं तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? तो टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज इंडिया में कौन कौन सी हैं और अब्रॉड में कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिया की। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सबसे ऊपर आता है टॉप 10 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। उनमें सबसे पहला रैंकिंग आता है बैंगलोर का, फिर न्यू दिल्ली का, फिर हैदराबाद का। इस तरीके से आपकी रैंकिंग बनी हुई है 10 NMUs की। इसके बाद आते हैं आपके प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो आपको ये डिग्री प्रोवाइड करती है। उनमें कौन कौन है टॉप पे? सबसे पहला नाम तो ऑब्वियसली जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल का है, वो काफ़ी फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। उसके बाद आता है आपका सिम्बायोसिस, ये काफ़ी सारी जगह पे है बट जो मोस्ट फेमस है वो है सिम्बायोसिस पुणे। तो ये सारे हैं आपके प्राइवेट कॉलेजेस। अब डिफरेंस क्या है गवर्नमेंट से करने का और प्राइवेट से करने का? देखो बेटा, अगर आप रिकॉग्नाइज प्राइवेट से करो तो भी जो आपका आउटपुट निकलता है, मतलब कि जो आपका लॉयर बन के निकलता है, उसमें काफ़ी सारे स्किल्स डेवलप हो चुके रहते हैं। गवर्नमेंट में तो होते ही हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट से करो तो भी काफ़ी सारे स्किल्स डेवलप हो चुके हैं, हो जाते हैं अगर आप इन इंस्टीट्यूशन से करो। डिफरेंस यहाँ पर एक आता है कि जैसे कि अगर मैं जिंदल की बात करूँ तो जिंदल की फी होती है 20 लाख, सिम्बायोसिस की अप्रोक्सीमेटली है 6 लाख, और ये जो अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनकी करीब 2 से 2.5 लाख के बीच में रहती है। तो ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी हाई है। बट एक और चीज़ आपको अगर पता हो तो रायपुर में भी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, और ये आती है सारे 22 NLUs में 12 से 13th रैंक में, विच इज़ अ वेरी गुड रैंक। तो अगर आप इसको एम करते हो तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अब अपन आ जाते हैं कि नहीं मैम मेरे को इंडिया में नहीं रहना, बाहर जाना है, अच्छा लगता है, मेरी फैमिली भी बाहर सेटल्ड है तो मुझे बाहर ही रहना है, बाहर का बताओ। तो बाहर अगर आप सूट्स देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा हार्वर्ड का बहुत बार मेंशन किया जाता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो हार्वर्ड से तो हम काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो हमको काफ़ी ज़्यादा पता होता है। तो आपके अब्रॉड में टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऑब्वियसली हार्वर्ड, उसके बाद आता है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं कहाँ की? US या UK की। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ US या UK को ही क्यों रखा है? क्योंकि इंडिया का टाई अप है US एंड UK के साथ। इंडिया का जो लॉज है वो काफ़ी सिमिलर है US एंड UK के लॉ के साथ। तो अगर आप इंडियन लॉयर हैं तो यू आर एलिजिबल कि आप बाहर जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। योर डिग्री इज वैलिड अगर आप बाहर जाकर भी प्रैक्टिस करते हो। सेम थिंग वाइस वर्सा, अगर आप बाहर के हो तो आप यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑफकोर्स कुछ कंडीशंस लगते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स लगते हैं, बट आप कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पर US एंड UK का ही सिर्फ मेंशन किया है। अब आप बोलोगे कि मैम बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बाहर जाने के लिए आपको LSAT का स्कोर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको LSAT में बहुत अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, प्लस आपको TOEFL या IELTS भी अपीयर करना पड़ेगा। अब ये TOEFL या IELTS है क्या? ये है आपके इंग्लिश के एग्जाम। जैसे कि बेटा अब आप बाहर जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप UK जा रहे हो और UK में चलती है ब्रिटिश इंग्लिश। तो बेटा हमारी जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है।
तो बेसिकली वो लोग ये एश्योर करना चाहते हैं कि जो बच्चा मेरे पास आ रहा है वो एटलीस्ट जो फॉरेन लैंग्वेज है, जो उनकी लैंग्वेज है, उससे काफ़ी ज़्यादा वेल नोन हो, उसको वो फॉरेन लैंग्वेज समझ आती हो, तो बेसिकली बेसिक कम्युनिकेशन में इशू ना हो। तो बेसिकली ये वो लोग एक कैपेबिलिटी टेस्ट की तरह रखते हैं कि आप LSAT का स्कोर तो लाओ ही, प्लस आपका एक कॉमन इंग्लिश एग्जाम भी आप रखो, जिससे कि आप एक फॉरेन लैंग्वेज आपका, अगर आप एक फॉरेनर आ रहा है, बाहर से बच्चा आ रहा है, अलग अलग कंट्रीज से आ रहा है, तो वो हमारी लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता हो, बेसिकली वो हमारी लैंग्वेज से वेल नोन हो। तो ये हो गया कि अपने टॉप यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में कौन कौन से हैं, बाहर कौन कौन से हैं, उनमें जाना कैसे है। अब आप बोलोगे कि मैम समझ आ गया, मैं NLU दिल्ली में बैठा हुआ हूँ या फिर मैं हार्वर्ड में बैठा हुआ हूँ, फर्स्ट बेंच में बैठा हूँ, मेरा पहला दिन है 5 साल का, अब क्या होगा? अब तो मैंने एंट्रेंस भी क्लियर कर लिया, अब मेरी जर्नी कैसे आगे बढ़ेगी? तो अब आपकी जर्नी कैसे आगे बढ़ेगी? 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। ऑफ कोर्स ये फिक्स नहीं है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, बट जो मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड या सबसे वायबल ऑप्शन मैं बोलूँ तो वो है ये 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसमें आपको एक प्रोफेशनल डिग्री LLB की मिलती है, प्लस आपको एक बैचलर डिग्री भी मिलती है, जो कि या तो BA होगी, BCom होगी, या तो एक बैचलर डिग्री, एक प्रोफेशनल डिग्री। तो ये हो गया आपके 12th के बाद अगर आप अपीयर करना चाहते हो तो आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। इसमें बेटा ऑब्वियस है कि एकेडमिक्स तो सिखाया ही जाएगा, आपको टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, काफ़ी सारे लॉ के बारे में बताया जाएगा, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज इसमें जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, दैट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। क्यों ये इतना इंटरेस्टिंग होता है? क्योंकि इनमें कराया जाता है मूटिंग, क्लाइंट कंसल्टिंग, डिबेटिंग, आर्टिकल राइटिंग। अब आप बोलोगे ना ये सब है क्या, समझ में नहीं आ रहा है, बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो मूटिंग क्या है? मूटिंग का मतलब होता है कि आपको एक कोर्ट रूम में भेजा जाएगा, एक जज बैठा होगा, आपको केस पता होगा, एक प्लेंटिफ होगा, एक डिफेंडेंट होगा। आप या तो प्लेंटिफ की तरफ से लड़ोगे या तो डिफेंडेंट की तरफ से लड़ोगे, और बिल्कुल वैसा ही जैसे कि कोर्ट में जजमेंट होता है वैसा ही जजमेंट यहाँ पर भी होगा। डिफरेंस क्या है? क्या आपको बिना एक लॉयर की डिग्री के आपको एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भेज दिया जाएगा? कभी नहीं। तो ये जो पोर्शन है इसमें ये होता है कि एक वर्चुअल कोर्ट रूम बनाया जाता है, मतलब कि एक फेक कोर्ट रूम बनाया जाता है। जो जज है वो ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बुलाया जाएगा, वो आपके कोई प्रोफेसर रहेंगे, या फिर आपको जो पढ़ाते हैं वो रहेंगे, या फिर वेल नोन कोई लॉयर है वो रहेगा जो कि आपका जज का रोल प्ले करेगा। आप जो स्टूडेंट हो आप लॉयर का रोल प्ले करोगे। केस आपको बहुत दिन पहले बता दिया जाएगा, आप उससे पूरा केस स्टडी प्रिपेयर करोगे और फिर आप एक्चुअल की तरह उसे लड़ोगे और जीतने की कोशिश करोगे। दूसरा पोर्शन है क्लाइंट कंसल्टिंग। क्लाइंट कंसल्टिंग या क्लाइंट काउंसलिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक क्लाइंट आपके पास आया, एक दुखियारी सा क्लाइंट आपके पास आया, और वो आके आपके पास स्टार्ट हो गया कि मैम मेरा जो लैंड वगैरह है वो मेरे भाई ने हड़प लिया है, या फिर कोई और क्लाइंट कुछ और केस लेकर आपके पास आ जाता है। तो आपको सिखाया जाता है कि क्लाइंट के साथ डील कैसे करना है। आप क्लाइंट आए और आते ही आप उसको नहीं बोल सकते कि सर देखिए मेरी फीस है 50 लाख, अगर आपको सही लगता है तो पेपर्स वगैरह मैं आपको मेल कर दूंगा, वो सारे आप मेरे को भिजवा दीजिएगा और फिर अपन बाद में बात करेंगे। इस तरीके से आप कभी क्लाइंट से डील नहीं कर सकते। तो आपको वहाँ पर ये सिखाया जाता है कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है तो आपको किस तरीके से उससे डील करना है। आप पहले उससे क्या बातें करोगे, आप उसका केस को समझोगे, केस लेना है या नहीं पहले तो वो आप डिसाइड करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं केस ले लेना चाहिए तो आप क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में लाओगे कि वो आपको हायर कर ले। तो ये हो गया आपका क्लाइंट कंसल्टिंग या क्लाइंट काउंसलिंग। उसके बाद वो जो है आपको टॉपिक्स देंगे जिसमें आपको डिबेटिंग करना है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लॉयर्स जो हैं वो काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ब्लॉग्स रहते हैं उनके, तो आपको आर्टिकल राइटिंग भी सिखाया जाता है। अब ये तो समझ आ गया कि 5 साल आप क्या करोगे। 5 साल आपने खूब मजे किए, आपने खूब सारी पढ़ाई की, आपने खूब सारे प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले लिए। नाउ यू आर ऑल एलिजिबल कि आप एक लॉयर कहलाओ। आपने सारे एग्जाम्स पास कर लिए, जितने सेमेस्टर्स होते हैं सब कुछ दे दिया, आपके पास एक सर्टिफिकेट, आपके पास एक डिग्री आ गई LLB की या BA LLB की। अब क्या होगा? अब बेटा अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में
आप जब निकलते हो वहां से तो आपको बोला जाता है लॉयर। और इन सबको हैंडल करने वाली जो अथॉरिटी है उसका नाम होता है BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो BCI जो है वो बोलती है कि ठीक है आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब मेरा रोल आता है, मैं आपसे एक एग्जाम लिखवाऊंगी और उसके बाद अगर आप उस एग्जाम में पास हो जाते हो तो आपको दर्जा मिलेगा एडवोकेट का। तो बेसिकली आप लॉयर बनने के बाद BCI एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है, वो आप देते हो और फिर आप बनते हो एडवोकेट। तो अब डिफरेंस क्या है लॉयर और एडवोकेट में? जैसे ही आप एडवोकेट बन गए, नाउ यू आर ऑल एलिजिबल कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी पर्सन को। नाउ यू कैन रिप्रेजेंट समवन, चाहे वो कोर्ट का कोर्ट रूम हो या कोई और जगह हो, यू आर ऑल एलिजिबल कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप किसी का पक्ष ले सकते हो। तो अब आप बोलोगे कि मैम लॉयर बन गया, एडवोकेट बन गया, सब हो गया, करियर ऑप्शंस क्या है? जैसे कि मैंने इतना टाइम अपना दे दिया, अप्रॉक्सीमेटली 12th के बाद आपने अगर BA LLB किया है तो आपको 5 साल लगेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई PhD का कोर्स करना चाहते हो या फिर अगर आप इसके साथ मास्टर्स लेना चाहते हो, मास्टर्स का भी, ये तो बैचलर डिग्री हो गई, अगर आपको मास्टर्स भी करना है, PhD करना है तो उसमें और 1 से 2 साल लग जाएंगे। तो मैम 6 से 7 साल तो मैंने अपना पूरे लाइफ का दे दिया, अब मुझे क्या क्या करियर ऑप्शन मिल सकते हैं? तो बेटा आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ लॉयर और जॉब में जा सकते हो। बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जिनका नाम अभी मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो 7 साल बाद की बात है, तो हो सकता है उस टाइम पे वो टॉप में ना रहें, तो दैट्स आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम। लेकिन बहुत सारे जो टॉप रिक्रूटर्स हैं वो आपको हायर कर सकते हैं अगर आप इन कॉलेजेस से आ रहे हो, अगर आप में बहुत सारा स्किल सेट है, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपके जो टॉप रिक्रूटर्स हैं, टॉप कॉर्पोरेट्स हैं, टॉप फर्म्स हैं, वो आपको हायर करते हैं और आपका पैकेज भी काफ़ी अच्छा होता है। या फिर आप प्रैक्टिस में जा सकते हो, आप अपनी एक फॉर्म खोल सकते हो जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोगों को हायर कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको जॉब पे जाना है, आप सॉलिसिटर बन सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो मेजर ऑप्शन है वो ये है कि या तो आप प्रैक्टिस कर लो या तो आप जॉब पे चले जाओ। अगर मैं करियर वाइज बोलूँ तो शुरू के कुछ साल ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल होंगे क्योंकि वो सालों में आप एक्चुअल कोर्ट रूम को देखोगे, आप एक्चुअल केसेस को देखोगे किस टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है आप किस टाइप के लॉ पे मास्टरी कर रहे हो। अब उस हिसाब से आपका डिपेंड करेगा, आपका काबिलियत और आपका मेहनत ये डिसाइड करेगा कि आपको कितनी कामयाबी मिलेगी। तो बेसिकली शुरू में बहुत स्ट्रगल है, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे लॉयर्स देखे होंगे जो एक एक हियरिंग के लाखों रुपए कोट करते हैं और क्लाइंट्स उन्हें वो देते भी हैं। तो उसका रीज़न यही है कि वो उस लॉयर पे इतना बिलीव करते हैं कि अगर मैं इस लॉयर के पास जाऊं तो ये लॉयर में इतनी क्षमता है, दिस लॉयर इज दैट कैपेबल कि वो मुझे जिता दे। तो वो चीज़ आप में होनी बहुत ज़रूरी है। अब स्किल्स रिक्वायर्ड, क्या स्किल्स चाहिए इस पूरे कोर्स को करने के लिए? तो इस पॉइंट को लास्ट में रखने का रीज़न सिर्फ एक है कि आई डोंट बिलीव कि कोई पर्टिकुलर स्किल चाहिए होता है किसी पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड इस तरीके से भगवान ने बनाया है कि वो किसी भी चीज़ को सीखने की कैपेबिलिटी रखता है। आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 साल लगेंगे अगर आप 12th में हो तो, और अगर आप 10th में हो तो आप करीब करीब मान के चलो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 9 साल हैं। क्या ये इनफ नहीं है कि आपको इस स्किल को डेवलप कर लो अपने अंदर? बिल्कुल इनफ है। लेकिन फिर भी अगर कुछ स्किल्स की बात करें जैसे जो होना ही चाहिए ऑफकोर्स, वो है सबसे पहले तो आपको रीडिंग बहुत अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि रटाफिकेशन नहीं बट रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत सारे लॉज बताए जाएंगे, तो आपको रीडिंग अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हो गया अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप में कन्विंसिंग पावर है, अगर आपको लगता है कि यार मैं बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेता हूँ लोगों को, लोग मेरी बात बहुत ज़्यादा मान जाते हैं, तो ये सब ऑब्वियसली एड ऑन क्वालिटीज़ हैं फॉर अ लॉयर कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होना चाहिए, कन्विंसिंग पावर होना चाहिए। कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बाद का करियर भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे लॉयर्स हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं जो एक अम्ब्रेला के नीचे कोर्ट रूम के बाहर बैठे रहते हैं।
तो डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कैसी है, आपका इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है। अब इस पूरे वीडियो को बनाने का पर्पज़ क्या है? इस पूरे वीडियो को बनाने का सिर्फ एक पर्पज़ है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इन डिस्गाइज कोई भी करियर को ले ले कि चलो एक करियर ले लेते हैं, सीए, सीएस, सीएमए या लॉयर, कुछ भी करियर ले लेते हैं, देखी जाएगी। देखना नहीं है बाद में। चूज वही करो जिसमें इंटरेस्ट हो, और चूज ऐसा करो कि आप लास्ट तक उस करियर को साथ लेकर चलो, और जब आप बन जाओ तो आप ये बोल पाओ कि ये करियर मैंने अपने इंटरेस्ट से चूज किया था, मैंने कुछ और समझ नहीं आया इसलिए नहीं। क्योंकि दुनिया में इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं, ये समझ नहीं आ रहा है और भी लाखों अपॉर्चुनिटी है। जाना उसी में है जिसमें अपना मन करे, जिसमें अपनी पूरी की पूरी 100% माइंड, 100% ब्रेन, आपका 100% आपका मन, आपका दिल सब गवाही दे, आपके पेरेंट्स गवाही दें, तो ही आपको उस कोर्स में जाना है। इन डिस्गाइज की चलो देखी जाएगी, किसी भी कोर्स को नहीं करना है। सो विद दिस इंफॉर्मेशन आई फील कि इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपको ये समझने के लिए कि लॉ में आपका इंटरेस्ट है या नहीं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन, स्टे स्माइलिंग, स्टे सेफ।